हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। क्या हाल है? आज जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें छोटा छोटा टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स का वर्ड भी यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत इंटरेस्टेड होगा। इसका हम लोग यूज़ भी आगे करेंगे। ठीक है ना? न्यूमेरिकल बनाने में भी काफ़ी मदद करेगा। इसका मेन जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों को मज़ा आ जाएगा। एकदम छोटा छोटा टर्म्स है, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर। ठीक है, एग्जाम भी बहुत करीब है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है। देखो, ओम्स लॉ किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो क्या है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे तो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो, या फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा और उसके द्वारा जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि ओम्स लॉ के लिए क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक कांस्टेंट टर्म्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है ना? ओम्स लॉ कहते हैं। अब देखो, इसमें V जो है यह क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं V। और V का जो यूनिट होगा वो वोल्ट में हम लोग करेंगे। ठीक, I क्या है? तो I यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है ना? I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजरमेंट जो करेंगे वो एम्पियर में करेंगे। और R कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह रेजिस्टेंस है। इसको क्या कहेंगे हम लोग कि यह रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है यह ओम होता है। ठीक है ना? अब देखो, तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। हम लोगों के केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, सिंपली हम लोगों को याद रखना कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट का, और यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग यूज़ करेंगे वो R होगा। और R को हम लोग कहते हैं कि यह एक कॉन्स्टेंट है, और इसको हम लोग रेजिस्टेंस से कहते हैं, और रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग लेंगे वो ओम होगा। ठीक है, ओम को सिंबल में अगर हम लोग लिखें तो इस तरह से होगा। ओम का सिंबल जो होता है वो इस तरह से उल्टा कैप हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये ओम्स लॉ हम लोगों को जानने की क्या जरूरत है, इसके बारे में हम बताते हैं कि कोई भी मेटल या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसलिए हम लोगों को ओम्स लॉ के बारे में जानकारी थोड़ा सा चाहिए था। ठीक है ना? तो देखो, नोट में मैं लिख देता हूं, इसको याद रखना कि बोथ metal and electrolytic conductor obeys ओम्स लॉ। ठीक है ना? कोई भी मेटल जो होगा या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ किससे कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसी से हम लोगों का सारा पॉइंट आगे का डिस्कस होने वाला है। जैसे इसमें देखो कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखना, रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो करंट के फ्लो को अपोज करे। समझ गए ना? इंटरफेयरिंग ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने की जो कोशिश करता है किसी भी कंडक्टर में, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, कि यह रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें खास बात जो याद रखना
कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, मतलब लेंथ जितना ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टर का उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे देखो एक जो हम वायर बना रहे हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कुछ होगा, और एक हम दूसरा बना रहे हैं, जैसे ये देखो ये। अब देखो यहां पर लेंथ ज्यादा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो इसमें जो होगा ना ज्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस जो होगा, इसमें अगर हम R1 लेते हैं तो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किसका, इसके, इसका लेंथ कम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके लिए R2 लेते हैं तो R1 ग्रेटर देन हो जाएगा R2। तो याद रखना रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो इंटरफेयरिंग ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना ही कम, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल रिलेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है। देखो कि यहाँ पर R जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A का। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि L जो है यह लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दूसरा यहाँ A है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू जो होगा रो L अपॉन A, यहाँ रो है, रो, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या और हम लोग इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या तो हम लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट ऑफ रो क्या होगा, तो इसके लिए देख लो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रो सिंपल बात है, देखो R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई A। तो हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू है रो L अपॉन A। तो यहाँ से हमको निकालना है रो, तो A इधर आ जाएगा और L डिवाइड में चला जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। और देखो कि कोई भी एरिया हो वो कैसा होता है, लेंथ इंटू लेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा R इंटू L डिवाइडेड बाई L। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया R इंटू L। अब देखो R रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। तो अगर हम अब लिखते हैं कि यूनिट ऑफ रो, तो ये सिंपल हो जाएगा, R के लिए हो जाएगा ओम। तो ओम का सिंबल इस तरह का होता है, और लेंथ का मीटर, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है ना। ये यूनिट ऑफ रो है, ओम मीटर। समझ गए ना बात को। अब एक पॉइंट तो ये हो गया कि जैसे कि रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, तो इंटरफेयरिंग ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केमिस्ट्री में हम लोग यूज करेंगे, वो L बाई A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। L बाई A को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। हियर L बाई A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। यही हम लोगों का यूज करना है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हम लोग इसी को कहते हैं, और उसमें जो ये हम लोग वर्ड यूज किए हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम लोग उसका यूनिट निकालेंगे रो का,
तो वो हो जाएगा रो का यूनिट ओम मीटर। ठीक है, तो इतना ही छोटा सा बात हम लोगों को फिजिक्स का यूज करना था। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है ना, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जानने से पहले एक छोटा सा वर्ड है कंडक्टेंस, हम लोग उसको समझते हैं कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं और यह होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, अपोजिट होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 1/R। देखो तो हो गया ना कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ गए। अगर हम यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे कि C इज इक्वल टू 1/R है, तो R रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो यहां से हो जाएगा 1/ओम, 1/ओम। ठीक है ना, अब ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसको सिंपल हम लोग कई नाम से जानते हैं, जिसको आप इसको महो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको केमिस्ट्री में हम बार बार यूज करेंगे, वर्ड जो होगा वो होगा साइमेन, और साइमेन का फर्स्ट लेटर इस्तेमाल करेंगे एस। याद रखना कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक है वो है कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी को और हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो यह जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक वर्ड याद रखना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। ठीक है, इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं और कप्पा का सिंबल कुछ इस तरह से होगा, के तरह होगा, तो ऐसा नीचे की तरफ लंबाई को बढ़ा देना। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि कप्पा जो होगा वो रो के मतलब रेसिप्रोकल होगा, मतलब अपोजिट होगा। तो क्या है कि कप्पा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/रो। कप्पा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/रो। अब देखो रो का जो यूनिट है, जैसे हम लोगों को पता है यूनिट ऑफ रो, तो यूनिट ऑफ रो हम क्या बताए हैं, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब देखो अब हमको चाहिए था यूनिट ऑफ कप्पा। यूनिट ऑफ अगर कप्पा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/रो है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं 1/ओम और मीटर, तो 1/ओम मीटर, और ये दोनों जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो दोनों के दोनों कैसा हो जाएगा, इनवर्स में, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखो ओम इनवर्स को हम लोग और क्या कहते हैं, साइमन। साइमन का रिप्रेजेंटेटिव वर्ड जो हम लोग लेंगे वो क्या होगा, एस। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ कप्पा इज इक्वल टू, देखो ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, साइमन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइमन, और मीटर इनवर्स है तो मीटर इनवर्स, तो साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है ना, याद रखना कंडक्टेंस के लिए वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए या कंडक्टिविटी के लिए वह रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या रेजिस्टिविटी का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। अब यूनिट की बात करें, इसका यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना ओम इनवर्स को केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग साइमन बोलते हैं। ठीक है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, साइमन
मीटर इनवर्स। समझ गए बात को। अब हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे जो होगा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, आइए कि मोलर कंडक्टेंस हम लोग किससे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना मोलर कंडक्टेंस के लिए कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन में अपने पूरे आयंस को अगर प्रोड्यूस कर देता है तो वैसे कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं कि मोलर कंडक्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, सिंपल बात है, याद रखना 1 मोल सब्सटेंस पूरे आयंस को प्रोड्यूस कर देगा किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय हम लोग जो इसको डिनोट करेंगे मोलर कंडक्टेंस को वो होता है लैम्डा एम। ठीक है ना, इसको हम लोग कैपिटल लैम्डा कहते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम। अब देखो तो लैम्डा एम बराबर होता है के इंटू भी, के इंटू भी। याद रखना यहाँ के जो है वो कपा है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी का अपोजिट मतलब कपा है, कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ याद रखना कि वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। किस में होना चाहिए वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू भी हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले, जैसे 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कितना हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों को पता है कि 1 मिलीलीटर कितने बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एम मोल पर लीटर। हम लोग कितना मान लिए, एम मोल पर लीटर, एम मोल पर लीटर। ठीक है, हम लोग इसको मान लिए। अब देखो यहां पर बात हो रही है 1 मोल के लिए। तो अगर हम लोग लेते हैं कि क्या, देखो 1 या एम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कितना, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो डिजॉल्व हो रहा है कितने में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हम लोग इसको कहें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस कि 1 मोल था, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने में डिजॉल्व हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाई हम लोग क्या करेंगे, एम से डिवाइड कर देंगे, एम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया ये हो गया वॉल्यूम। ठीक, तो अब लैम्डा एम का जो फाइनल फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टेंस का, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो गया, के और इनटू 1000 अपॉन भी। ठीक है, ये हमारा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, देखो कपा का यूनिट क्या होता है, साइमन से, यहाँ चूंकि मीटर में नहीं है सेंटीमीटर में है तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लेंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और इनटू, देखो यहाँ डिवाइड में वॉल्यूम है तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1 बाई मल्टीप्लाई में है तो देखो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स, कैसा हो जाएगा मोल इनवर्स। तो देखो इससे इसको सोल्व करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसका फाइनल जो यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद रखोगे, ठीक है। ये है हमारा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए डेफिनेशन जरूर याद रखना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, प्रोड्यूस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना कि अपने टोटल्स आयंस को डिस्चार्ज करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं। देखो सेम बात होगा, लेकिन ध्यान क्या हो, जो मोलर कंडक्टेंस का होगा वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस अगर प्रोड्यूस कर देता है अपने टोटल आयंस को, ठीक है ना, किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो एक लाइन में याद रखना, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस ऑल आयंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा ई, ठीक है। तो फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू हो जाएगा के और इनटू वी। यहाँ भी ध्यान रखना वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी, ठीक है ना, के इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से अगर रिलेशन देखना तो वहां पर नॉर्मेलिटी के साथ है। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे कि लेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू n ग्राम पर लीटर। अगर नॉर्मेलिटी को हम लोग मान लेते हैं कि n ग्राम पर लीटर है, तो देखो क्या हो जाएगा कि n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब गौर से देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन क्या हो जाएगा 1000 बाई n सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर लैम्डा ई की बात करेंगे तो लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के और इनटू 1000 के इंटू 1000 अपॉन n। ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग कहेंगे। अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ लैम्डा ई जो होगा वो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारा इसका यूनिट हो जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो अगर एक तुम याद कर लेते हो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों याद हो जाएगा। यहाँ कोरिलेट करना नॉर्मेलिटी से और वहां इस केस में कोरिलेट करना किससे बोलो, तो यहाँ कोरिलेट करना नॉर्मेलिटी से, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के लिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दोनों को हम लोग एक रिलेशन में लाते हैं कि उसका रिलेशन क्या होगा। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो देखो दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। उसी तरह से
लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू 1000 बाई एम। ठीक है, जहां एन क्या है, नॉर्मेलिटी है, एन क्या है, नॉर्मेलिटी है, और एम क्या है, मोलारिटी है। याद रखना, एन क्या है, नॉर्मेलिटी, और एम हम लोग का क्या है, मोलारिटी है। एक काम करो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलारिटी और इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम्स और आयन। अब एक काम करो कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में पुट कर लेते हैं हम लोग। जब इसमें अगर हम लोग इसको रखेंगे तो लैम्डा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के और इनटू 1000 डिवाइडेड बाई, नॉर्मेलिटी के लिए क्या रखेंगे, नॉर्मेलिटी के लिए मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो कैपिटल एम मोलारिटी और इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब देखो एन फैक्टर के हम इधर लाते हैं, तो अभी डिवाइड में है और इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर, लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। बताओ, अब k इंटू 1000 अपॉन एम को हम लोग क्या कहते हैं, k इंटू 1000 अपॉन एम को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा एम कहते हैं। तो फाइनल जो रिलेशन हम लोगों का आया वो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या आया, लैम्डा ई और इनटू एन फैक्टर। ठीक है, एक चीज इसमें याद रखना जो हम बता रहे हैं, अगर मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है कि वैसे इलेक्ट्रोलाइट जिसका एन फैक्टर 1 हो। तो जब एन फैक्टर 1 हो जाएगा तो लॉस मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फॉर मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे HCl है, HCl के अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर हमारा n फैक्टर कितना हो रहा है, n फैक्टर 1 है, और जब n फैक्टर 1 होगा तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा e। याद रखना, ठीक है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा ई। इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टेंस मोलर भी और इक्विवेलेंट भी बराबर होगा जब n फैक्टर 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और आयनिक मोबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी जो होता है ना कि इट इज द रेशियो ऑफ द आयनिक वेलोसिटी टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम HCl देखे थे तो उसमें H प्लस और Cl माइनस आना था, तो उसी दोनों के रेशियो को, मतलब उसके वेलोसिटीज के रेशियो को हम लोग कहते हैं कि आयनिक मोबिलिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द इलेक्ट्रोड्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द इलेक्ट्रोड्स। किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो तो इसका जो रिलेशन आएगा ना, वो देखो क्या होता है कि आयनिक मोबिलिटी के लिए क्या होता है कि V जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, E का। ठीक है ना, यहां पर देखो ध्यान से, V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और E जो होता है ना, E यह है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को
हटाकर हम लोग जो कांस्टेंट डालेंगे वही कांस्टेंट कहलाएगा आयनिक मोबिलिटी। क्या कहलाएगा? आयनिक मोबिलिटी। तो V जो होगा वह इक्वल टू होगा म्यू इनटू E। ठीक है, यहाँ म्यू को हम लोग कहेंगे कि यह आयोनिक मोबिलिटी है, आयोनिक मोबिलिटी है। ठीक है, क्या है? आयनिक मोबिलिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ आयनिक मोबिलिटी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, E चलाएगा डिवाइड में, तो आयनिक मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन E, V अपॉन E। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह आयनिक मोबिलिटी है। ठीक, तो यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी जो होगा, यूनिट ऑफ आयोनिक मोबिलिटी वो याद रखना कि म्यू का यूनिट जो होगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका याद रखना, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस का लास्ट टॉपिक होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोलोरेल्स लॉ क्या होता है, उसका बैटरी वगैरह, कैसे हम लोग प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल में अलग अलग टाइप्स देखते हैं, चार्जेबल रिचार्जेबल। ठीक है ना, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।